म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, जैसे अभी हुई है कि हमारा एक इम्प्रेशन रखा गया है कि नहीं, आपके परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करेंगे और कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी जो है बाजू जो है हमारी अपने कंट्रोल में है। हम उस केस को भले ही 30 अक्टूबर की डेट दिखा रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करेंगे कि ये मैटर जो है हमारा जल्दी से जल्दी आप जो है फिक्स डेट देख के लगाइए। लेकिन उसके बाद में हम ये नहीं चाहते कि फिर से कोई मिस्टेक करें। मिस्टेक हो चुकी है। और ये दोहराई जाएगी तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। फिर अगर जो है, देखिए नारा तो ये है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी मिली है और ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जरा सा भी अगर आपने मिस्टेक किया और अब आप हार गए हो और आप अगर रिस्पॉन्सिबल हो, तो इतिहास आपको जो है ना माफ नहीं करेगा। अब हमने एक देखे कि जो सोमवार को पिटीशन एक लगी थी, उसमें एक प्रेयर ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाना चाहिए, सेंट्रल लॉ। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि ये प्रेयर कैसे हो सकती है वहाँ। यानी फिर से जो है तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी लिख के दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो कैसा है कि अगर हमको जो है उन्होंने समझा, कांटेक्ट किया होता, पूछा होता, तो इस तरह की जो प्रेयर्स होती है, जो आप फिर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो, कंट्रोल दे रहे हो कि आप लेजिस्लेशन बनाओ। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 49 का बनाया, टेम्पल एक्ट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जो बनाने की प्रोसेस में जाएगी तो कंट्रोल क्या हमारा रहेगा उस पर? नहीं रहेगा। सबने मिलकर जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे जीत सकते हैं केस को, ये स्ट्रेटेजी बनाकर हमको मिलकर काम करना चाहिए। विजयी जो है वो पक्की है। सिर्फ जो प्रोसीजरल जो हो रहा है उसमें गलतियां हो रही है। विजय जो है वो पक्की है। यानी एंड रिजल्ट जो है, जो एंड रिजल्ट हम देखते हैं वो हमारे फेवर में है। लेकिन वो सीढ़ियां जो चढ़ रहे हैं, तो कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, तो ये साथ में चलना पड़ता है, तब जाकर मंजिल, डेस्टिनेशन मिलती है। जज को डायरेक्ट जो है वो महाबोधि टेम्पल एक्ट 49 क्रैश करने के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन दे नहीं सकते, पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम होता है, वो सॉवरेन पावर्स होते हैं उनको। तो इन सुप्रीम कोर्ट का जो विशेष जो रोल होता है टू इंटरप्रेट द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, इलीगल है वो, लेकिन लेजिस्लेशन बनाने का डायरेक्शन नहीं देता कोर्ट। तो ये डायरेक्शन वहां पर जो है दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दो कि सेंट्रल लॉ बनाए। ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग का। जैसे भी मन में आता है वैसे लिख लेते हैं। जी हाँ। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में खास मेहमान है एडवोकेट श्रेष्ठ नारनवरे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सब जानते हैं कि महाबोधि महाविहार आंदोलन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनावनी होने है उसका नेतृत्व एडवोकेट श्रेष्ठ नारनवरे जी कर रहे हैं। और भंते साई जी ने जो आज से 18 साल पहले शायद ना जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसको लीड एडवोकेट श्रेष्ठ नारनवरे जी कर रहे हैं। लेकिन विगत कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रही है। हम सब जानते हैं कि 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ऐसी उम्मीद थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बिहार गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, लेकिन उसके बाद से आज तक तारीख पे तारीख मिली है। मतलब विगत 18 साल से तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है। और खबर ये आ रही है कि अभी नेक्स्ट हियरिंग सीधे 30 अक्टूबर को दे दी गई है। तो क्या सच्चाई है और क्या वजह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने हमारी हियरिंग सामने नहीं आ रही है, बार बार ट्विस्ट हो रहा है? तो इन सब वजहों को जानने के लिए, या जो बार बार इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी कई पैमाने पे लग रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो क्या एग्जैक्टली वजह है, ये सब जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एडवोकेट श्रेष्ठ नारनवरे जी आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सारे जो देश और दुनिया में बैठे हुए तमाम लोग हैं, काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जैसा आपने लास्ट समय कहा था कि 29 जुलाई से हियरिंग शुरू होगी, लेकिन अब जो खबर आई है 30 अक्टूबर को डेट मिली है, क्या सच्चाई है और क्यों ऐसा हो रहा है? सर्वप्रथम भारत देश और विदेशों के सभी बौद्ध बांधवों को
नमो बुद्धाय। और आवाज़ चैनल का विशेष रूप से जो है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आवाज़ चैनल के माध्यम से मेरी भी आवाज़ जो है लाखों करोड़ों हमारे बौद्ध बांधवों तक पहुँचती है। आपने बहुत ही सुंदर और सटीक सवाल जो है पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है। तो इसके पीछे का जो एक बैकग्राउंड है मैं सभी को जो है बताना चाहता हूँ कि जब से भंते जी यानी भंते सुरेश ससाई जी ने सर्वप्रथम 1992 में 1992 में पहली पिटीशन की थी। ओके। और उसी समय जो है उनका तीव्र आंदोलन बोध गया में चल रहा था। सारे देश को जो है इस बात का एहसास था कि भंते सुरेश ससाई जी जो है बहुत जबरदस्त फाइट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनके साथ में एक सैलाब था, एक मॉब था। लेकिन 92 में जो पिटीशन जो हुई थी दाखिल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट बिहार इनके तरफ रेमेडी परस्यू करो पहले। कि आपका जो प्रॉब्लम है कि महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 में जो कमेटी है और वहां पर जो 4 हिंदूज है, बुद्धिस्ट है, कलेक्टर है और भी जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए क्यों ना जो है पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाए। अच्छा। या फिर उस एक्ट में अमेंडमेंट करे। राइट। तो इस तरह से जो है आप जो अपनी रेमेडी है, अपना जो सॉल्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ परस्यू करिए। और लिबर्टी दिया कोर्ट ने। अच्छा। कोर्ट ने लिबर्टी दिया है। केस डिसमिस नहीं की 92 की। अच्छा। अगर आपका काम जो है गवर्नमेंट करती है तो नो नीड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेन। अच्छा। और अगर नहीं करती है तो यू आर हैविंग लिबर्टी टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेन। यहां से बैकग्राउंड शुरू होता है। तो 10 साल जो है प्रयत्न किया गया। भंते जी और भी जो उनके सहयोगी हैं, बड़े बड़े वहाँ पॉलिटिशियंस, नेता, मिनिस्टर से लेकर बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जो है कोशिश की कि ये प्रॉब्लम जो चल रहा है उसका सॉल्यूशन निकले। और कुछ बिल भी जो है वो भी ड्राफ्ट हुए हैं। प्रपोज बिल भी ड्राफ्ट हुए। जी हाँ। लेकिन जो है वो पास नहीं हो पाए। और उसके रीजंस जो है वो रीजंस बहुत इंटरनल थे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है उस समय पावरफुल थी और जो महंत की लॉबीज भी जो है पावरफुल थी। तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। 10 साल जो है कोशिश हो गई भंते सुरेश ससाई जी के माध्यम से। फिर जब जो है उन्होंने देखा कि कुछ यहाँ से मिल नहीं रहा, तो उन्होंने 2012 में फिर से पिटीशन दाखिल की। अच्छा। और 2012 में जब पिटीशन भंते जी ने दाखिल की तो 2013 में एक ऐसा पहला ऑर्डर आया कि उस ऑर्डर के अनुसार 2013 में ही उस केस को फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा गया। अच्छा। फाइनल जजमेंट के लिए रखा गया 2013 में। ओके। ये सारे ऑर्डर्स मेरे पास हैं। हाँ। और फिर समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए वहां। और 2018 में माननीय 3 जजेस बेंच ने भी जो है ऑर्डर पास किया है। और धनंजय चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज थे वो भी थे उसमें। और उन्होंने 2018 में फिर से ये ऑर्डर पास किया है कि इस केस को फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाओ। यानी वो 20 मार्च 2018 को फिर से जो है उन्होंने ऑर्डर पास करके 11 जुलाई 2018 को इसको फाइनल करो। अच्छा। इस केस को जो है एकदम फाइनल डिसीजन दो। ये 2018 की बात थी। हाँ। 2013 में भी वही डिसीजन हुआ। बात हुई थी। हाँ। फिर भी जो है 2013 से 2018 5 साल जो है वो केस पेंडिंग रही है। अच्छा। समय समय पर जो है बड़े बड़े दिग्गज एडवोकेट्स वहां थे, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हाँ। फिर उसके बाद में भी जो है समय समय पर ऑर्डर्स हुए हैं कोर्ट के। कभी वो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने लगते थे, उनके साथ 2 जजेस एडिशनल बैठते थे, वो ऑर्डर पास करते थे। कभी 2 जजेस ऑर्डर पास करते थे। तो इस दौरान जो है एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा कि आप रिप्लाई क्यों नहीं फाइल करते। तो उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं है रिप्लाई फाइल करने के लिए। अच्छा। और वैसा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड करके
वो केस को प्रोसीड कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज नॉट इंक्लाइंड इंटरेस्टेड टू फाइल द रिप्लाई, सो देयरफॉर प्रोसीड फर्दर। तो सिर्फ स्टेट ऑफ बिहार ने ही, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उन्होंने रिप्लाई फाइल किया। वहां रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो कमिटी है, उन्होंने भी रिप्लाई फाइल नहीं किया, अभी तक नहीं किया। फिर ये जो केस जो है ये एकदम ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि बीच में जो एडवोकेट्स थे वो, मुझे ये इंटेंशनली और डेलिबरेटली ये कहना है कि वो प्योरली बुद्धिस्ट एडवोकेट्स नहीं थे, राइट, जिनमें डिवोशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। वो कमिटमेंट जो है वो नहीं दिखा और इसीलिए भी वो लेथार्जिक पना हो गया। या फिर हो सकता है कि वो फीस के लिए जो है आग्रह कर रहे हो, कोई भी इशू हो सकता है, बहुत सारे जो रीजंस हो सकते हैं, तो वो डिले हो गई। फिर फर्स्ट टाइम जो है 2025 में ही कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई। अब इंटरवेंशन एप्लीकेशन के पहले ही जो है, 1 साल पहले ये केस भंते जी ने जो है मुझे करने को दी थी और हमने सारी फॉर्मेलिटीज वहां पर की, वकालतनामा फाइल किया एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के थ्रू, श्रेयस डंबारे जी जो है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है। और हमारी स्ट्रेटेजी जो है बहुत क्लियर थी। हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि ये जो केस है बोध गया की, ये हमेशा ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने लगती थी। अच्छा, तो हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने ही जो है वो केस को लगाने के इंटेंशन में थे। और पिटिशनर का काउंसिल अगर जब मेंशन करता है तो वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने लग सकती है केस। पर यहाँ हुआ क्या, हम कुछ जजमेंट्स के लिए वेट कर रहे थे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी कुछ जजमेंट्स इस पॉइंट्स पर जो है सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन थे, आर्गुमेंट चल रहे थे। तो हमें ये लगा कि कुछ जजमेंट्स आएंगे तो उसका आधार हमें मिलेगा, उसके बाद में जो है हम ये केस जो है चीफ जस्टिस साहब के सामने लगाएंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। पर इन द मीनवाइल क्या हुआ, हमारी परमिशन न लेते हुए, न भंते सुरेश देसाई जी की परमिशन ली गई, न मुझे कुछ बताया गया, जो कि हम मेन है यहाँ पर। तो इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल हुई, काफी हुई है। जी हाँ, अभी तो 20 इंटरवेंशन की एप्लीकेशन जी हाँ। और तो 20 एडवोकेट आते हैं वहां पे, एडवोकेट जो है आते हैं, लेकिन 20 एडवोकेट्स तो नहीं मिले अभी तक मुझे। अच्छा, लगा के रख दिए, सिर्फ लगा के रख दिए हैं, चमकाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। पब्लिसिटी स्टंट तो बहुत हो रहा है यहाँ पर। और उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, किसी को जो है पॉलिटिकली जो एडवांटेज लेना होगा, किसी को मॉनिटरीली लेना होगा, बहुत एडवांटेजेस तो वहां पर हो सकते हैं। लेकिन ये आपको दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। हमें अड़चन क्या क्रिएट हो रही है मैं आपको बताना चाहूंगा, और अपने लाखों बांधवों को भी बताना चाहूंगा कि जब ये इंटरवेंशन की एप्लीकेशन लगी तो उस समय जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वराले साहब के सामने 16 मई 2025 को लगी। और वो सिर्फ इंटरवेंशन की एप्लीकेशन के लिए जो है वो डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। फाइनल हियरिंग के लिए नहीं था वो। सिर्फ इंटरवेंशन की एप्लीकेशन के लिए, सिर्फ इंटरवेंशन की एप्लीकेशन के लिए। और मिसलेनियस में वो लिखा लगी थी केस। अब मिसलेनियस में फाइनल हियरिंग की केस नहीं लगती कभी, हमको फाइनल हियरिंग लगाना था। राइट। ये इंटरवेंशन की एप्लीकेशन से क्या हुआ कि वो जजेस के सामने लगी और फिर उन्होंने जो है ऐसा ऑर्डर किया कि जिसको भी जो है 22 जुलाई तक जो भी एप्लीकेशन फाइल करना है, रिजॉइंडर फाइल करना है, एफिडेविट फाइल करना है, वो आप करें और 29 जुलाई को जो है इस केस को हम फिर से लगाएंगे। अब वहां पर शब्द आप ये देखिए कि उन्होंने फाइनल हियरिंग शब्द नहीं लिखा है, रीलिस्ट लिखा हुआ है शब्द। तो रीलिस्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो डिवीजन बेंच के सामने फाइनल हियरिंग जो है रूल्स के अनुसार शायद नहीं हो सकेगी, इसलिए रीलिस्ट किया उन्होंने। अब देखिए ट्विस्टिंग ऐसा है कि इस दौरान जो है बहुत सारे इंटरवेनर्स आए हैं और उनकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोसीडिंग्स में जो है एक फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है। राइट। हालांकि मैं सभी इंटरवेनर्स का स्वागत करता हूं क्योंकि वो सभी एक कॉज के लिए होते हैं। अपना जो ड्रीम है, मिशन है, मंजिल है, लक्ष्य है, वो यही है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है और परमानेंटली मुक्त करना है। तो सभी को जो है हमको मिलकर लेकर चलना ही है। लेकिन इसके रिपरकशंस जो हो रहे हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि वो रिपरकशन कम से कम आगे ना हो।
अच्छा, अभी जो हमें फेस करना पड़ रहा है डिफिकल्टीज, तो अभी तो भी जो है हमको थोड़ा सा सावधानी से कदम उठाना चाहिए कि किस प्रकार से हमको मिलकर जो है काम करना होगा। तो यहाँ पर जो है जब 29 जुलाई को हमारी केस लगनी थी, हम सभी जो है बंटी सुरेश साई जी, आकाश लामा जी और जितने भी भिक्षुगण हैं जो इंटरेस्टेड और जो लोग है सैलाब सुप्रीम कोर्ट में आया, और उनका सभी का इंप्रेशन ये था कि 29 जुलाई को जो है केस लगेगी, फाइनल हियरिंग के लिए लगेगी, आर्गुमेंट्स होंगे और जजमेंट डेफिनेटली अपने फेवर में होगा। ये सब जो है लोगों की आस्थाएं हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। पर हुआ क्या कि 28 जुलाई तक कॉज लिस्ट में हमारा ये केस आया नहीं। राइट। तो हमें चिंता होने लगी कि ये केस तो आया नहीं है, तो क्या करें। तो हमने जो है उसके पहले एक मीटिंग भी लिए, और उस मीटिंग में कम से कम जो है 30-40 लोग थे, इंक्लूडिंग भिक्षुगण। अच्छा। और उनको मैंने भी जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें किस स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए। राइट। और ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो मेन पिटिशनर होता है उनके साथ में आप जो है कनेक्ट हो जाओ। राइट। उनको असिस्ट करो और उनकी परमिशन के बिना कुछ मत करो, वरना खेल बिगड़ जाता है। तो ये सारी बातें जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, और सभी के सामने जो है ये बात भी जो है क्लियर हो गई कि मैं सबको कोऑर्डिनेट करूंगा, सब मुझसे कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, मुझसे बात करेंगे। हर एक इंटरवेनर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इंटरवेनर है यहाँ, सबको जो है लेकर मुझे चलना है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। पर हुआ क्या कि इंटरवेनर अगर मेंशन करता है तो वो इंटरवेनर अपनी एप्लीकेशन को मेंशन करता है। अच्छा। पिटिशनर अगर मेंशन करता है कोर्ट के सामने तो वो फाइनल हियरिंग के लिए करता है। ओके। तो जब वो केस लगी नहीं 29 को, तो 28 तारीख को सुबह 10:30 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मैंने मेंशन किया अपना बोध गया का मैटर कि ये इतने सालों से चल रहा है, पेंडिंग है, समय समय पर इस ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए रखा था, फिर भी ये केस लगी नहीं है। कल की डेट थी लेकिन फिर भी जो है केस लगी नहीं थी। तो इसलिए आप कृपया जो है इसमें आप डेट दीजिए, एक फिक्स डेट दीजिए ताकि ये फाइनल हियरिंग लगे। और इनडायरेक्टली ऐसा भी होता है कि उनके सामने अगर हमने मेंशन किया है तो उनके सामने वो केस लगना चाहिए, यानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने वो केस लगना चाहिए। हमारा ये इंटेंशन था शुरू से ही कि ऐसा होना चाहिए। अब चूंकि क्या हुआ कि 29 तारीख को भी जो है हमें वो 28 तारीख को जब हमारी एक मीटिंग चल रही थी, एक भंती श्रीलंका के थे, महाबोधि टेम्पल के, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की हुई है इंडिपेंडेंट, इसी संदर्भ में। तो देखिए 2 पिटीशन फाइल हुई थी इस दौरान। पहली पिटीशन फाइल हुई थी जो वेकेशन में लगी थी 30 जून को, ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश साहब के तरफ, और एक दूसरे जज थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि आप अल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, आप हाई कोर्ट में जो है आप अप्रोच करिए, और वो पिटीशन उन्होंने डिसमिस कर दी। तो वो डिसमिस करने से क्या हो गया कि एक हमारे जो अपोनेंट या रिस्पोंडेंट होते हैं उनको एक वेपन मिल जाता है कि ये केस डिसमिस हुई है, तो अब इसका हम सहारा लेके इसको भी डिसमिस करके इनको भी हम जो है किसी भी हाई कोर्ट में भेज देंगे या पटना हाई कोर्ट में भेज देंगे। ऐसा हुआ। तो इसकी वजह से जो है सब शॉक हो गए। यस। किसी को भी जो है ये अच्छा नहीं लगा, और बहुत सारा इंप्रेशन लोगों का ये क्रिएट हुआ कि बंटी सुरेश साई जी की मेन पिटीशन ही डिसमिस हो गई, ऐसा पेपरों में भी जो है कुछ दिखाई दे रहा था। तो एक बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हो गया। तो एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात ये हो गई कि महाभूति सोसाइटी की तरफ से बंटी जी ने एक पिटीशन अलग से किया। अच्छा। और वो जो है वो जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने लगी, और उन्होंने जो है हमारी पिटीशन के साथ में उनकी पिटीशन टैग कर दिया। अच्छा। ओके। तो रीजन जो है ये भी जो है बताया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने हमारी पिटीशन से टैग किया तो इसलिए वो 29 तारीख को जो है वो केस शायद नहीं भी लगी होगी। लेकिन जब हमारी मीटिंग चल रही थी उनके साथ में, तो रात को 9 साढ़े 9 बजे लिस्ट आई,
और 29 तारीख को हमारी जो केस है ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने 40 नंबर आइटम नंबर 40 में लगी वो। अब उनका स्पेशल बेंच 3 बजे था, 3 बजे तक वो बैठे, हमारा केस रीच आउट नहीं हुआ। अच्छा। और फिर हमने रिक्वेस्ट की उनको कि हमारी केस जो है आइटम नंबर 40 वो लगाइएगा। तो फिर बेंच रीडर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट वीक में आपकी केस लगा देंगे। अच्छा। और टेंटेटिव डेट जो है, जो कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड डेट होती है, वो 5 तारीख दिया उन्होंने, 5 अगस्त, 5 अगस्त दिया। तो हम अभी इस इंप्रेशन में थे कि हमारी केस 5 अगस्त को लग जाएगी। राइट। आपका जो सवाल है कि क्यों तारीख पे तारीख मिल रही है, तो ये कैसे ट्विस्टिंग्स हो रहे हैं, हाँ। वो आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर हम लोग जो है भंते जी, मैं वगैरह सब जो है नागपुर से सुबह 5 बजे की फ्लाइट से जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए और देखे कि 5 तारीख को भी जो है केस नहीं लगी 5 तारीख को भी केस। तो हमको चिंता होने लग गई कि 5 तारीख को भी केस नहीं लगी, तो क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है। तो एक तरफ जो है आकाश लामा जी और उनका जो पूरा जो ग्रुप है कैंटीन में वेट कर रहा था, और दूसरी तरफ जो है भंते सुरेश ससाई जी और मैं और भी हमारे कुछ मित्र, वकील मित्र जो हैं, हम इंक्लूडिंग श्रेष डम्बारे जो हमारे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, तो हम रजिस्ट्रार जनरल से मिलने गए। अच्छा। डायरेक्ट, कोई हिम्मत नहीं करता, हम गए, मुंगाटे साहब से मिलने गए हम, और उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि ये मैटर आज जो है लिस्ट पर दिखा रहा था और ये आज लगा नहीं, तो कृपया ये मैटर जो है आप हमारा लगा दीजिए। तो उन्होंने जो है ओके कहा, और उन्होंने अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ जो है फोन किया और कहा कि इनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। और वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके फिर से जो है हम उनसे मिलने गए रजिस्ट्रार जनरल से, और उनको बताया कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। तो बोले आप निश्चिंत रहो, बोले आपकी केस लग जाएगी, तो आप एक मेमो भेज दो, बोले यानी जो मेंशनिंग मेमो होता है आप भेज दो, बोले आपकी केस हम लगा दें। ये सब डेवलपमेंट हुए, ये डेवलपमेंट हो गए। भंते जी को हमने बताया कि भंते जी अभी अपनी केस लग जाएगी, नेक्स्ट वीक में लग जाएगी, 100% लग जाएगी। और ये सारी बातें जो है जब मैंने 3 बजे जब मिला पूरे बड़े ग्रुप में, आकाश लामा जी थे, आनंद जोंदड़े जी थे, सब जो थे, सबको बताया कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, नेक्स्ट वीक में अपनी केस लग जाएगी। और वो चैनल में भी जो है सारी बातें कही गई। अब शॉकिंग ऐसा होता है कि जब केस लगने वाली है और सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है, और जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसने जो है अश्योरेंस दिया है कि हम केस लगा देंगे, तो कल जो है ऐसी ट्विस्टिंग हो गई कि एक इंटरवेनर, नाम नहीं लूंगा मैं, एक इंटरवेनर 10:30 बजे कोर्ट के सामने जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने मेंशन करने चला गया। और उन्होंने जो है मेंशन किया और कहा कि एनी डेट, कोई भी डेट दीजिए। तो उन्होंने पकड़कर जो है 30 अक्टूबर दे दी। अच्छा। अब ये जज की डेट है और हमने रजिस्ट्रार से डेट ली है। और जब इनको मालूम है कि ये सब ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये इंटरवेनर ने अननेसेसरली ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, कोई भी डेट दे दो। तो अभी क्या हो गया, इसका रिपरकशंस मैं आपको बताना चाहूंगा अमन जी। 30 अक्टूबर की डेट सुनकर सब शॉक हो गए। हाँ बिल्कुल, हम सब शॉक हो गए। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन चल रहे हैं वो तीव्र गति से चल रहे थे। अभी तो मशाल का आंदोलन, नेशनल लेवल पर आंदोलन, विदेशों में आंदोलन, जगह जगह पर जो आंदोलन हो रहा है, और सबकी नजर जो है वो कोर्ट पर थी, सुप्रीम कोर्ट पर थी। और जैसे जैसे वो डेट लगती थी वैसे वैसे इनमें जोश आता था आंदोलन का, बिल्कुल, हाँ। उत्साह आता था और मर मिटने की बात करते सब। लेकिन अभी कैसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डेट इतनी लंबी है और आंदोलन आप कितना भी अभी करो आप, और गवर्नमेंट अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है, तो लोग थक जाएंगे, लोग निराश हो जाएंगे। इतना बड़ा ये रिपरकशंस होता है। तो ये जानबूझ के कोई इंटरवेंशनल एप्लीकेशन ऐसा कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसमें काम कर रहे हैं? अब देखिए एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो ये तो मैं इस समय यहाँ नहीं बता पाऊंगा।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है और सब बात जो है रखी गई है, पूरे ग्रुप के साथ में रखी गई है, तो ऐसा ट्रस्ट का ब्रीच नहीं करना चाहिए। और बिना परमिशन के, बिना बताए जो है ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूरा समाज जो है, जो आपके प्रति आशा से और विश्वास से भरा है, पूरा बुद्धिस्ट समाज इस देश का, विदेशों का, उनकी भावनाएं दुखती है। बिल्कुल, ये सही बात आपने कही है कि ये जो ओरिजिनल केस है आर्यभंते नागार्जुन सुरेश, इन्होंने 92 से इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हुआ है। सर जैसा बताया कि 2013 में फाइनल हियरिंग के लिए आई थी, फिर 18 में आई थी और अभी 2025 में फिर से फाइनल हियरिंग के लिए आई है। लेकिन 2025 में ऐसा हुआ कि काफी इंटरवेंशंस आने के कारण और कुछ लोगों में जो है बहुत ज्यादा अपने आप में कोशिश है कि मैं अपने आप को कैसे चमकाऊं, मेरी पॉलिटिक्स कहे या फिर जो भी उनको लगता है, तो उसमें वो सोसाइटी का भी और इस सब केस का भी नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सर बहुत कम्युनिकेशन के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के इस केस को डिले करने की या फिर उसको भटकाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन देना चाहिए आपने, कि इन सबको क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि एक ही व्यक्ति की तरफ ट्रस्ट होना चाहिए, वो है भंते ससाई और एडवोकेट शैलेश नादोरी जी, और बाकी लोगों ने इनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से जो है सभी का एग्रीमेंट भी हो चुका था। अच्छा, कि भंते सुरेश ससाई जी और उनके जो एडवोकेट है, जो मेन है, इन्हीं के साथ सब चलेंगे। लेकिन कैसा हो गया कि ये कमिटमेंट करने के बावजूद भी जो है, जब ऐसी हरकतें हम देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है और ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो बड़ी निराशा होती है। लेकिन फिर भी जो है इस समय में ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, जब जागो तब सवेरा। जो भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं और किसी भी रीजन से कर रहे हो, आपके कोई भी स्वार्थ हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। किसी को पैसे चाहिए, किसी को रेपुटेशन चाहिए, किसी को पॉलिटिकल, वो इशू मेरा नहीं है। मेरा एक ही इशू है कि भगवान बुद्ध जहां एनलाइटेंड हुए हैं, सेंचुरीज टू सेंचुरीज जहां पर वर्शिप हुई है, और वहां जो कंट्रोवर्सी जो चली है, वहां की जो मुक्ति चाहिए, वो मिशन जो है हमको किसी भी हालत में उसमें विजयी प्राप्त करना है, उसको मुक्त करना है। बाकी के जो भी आपके पर्सनल जो कुछ भी इंटेंशंस है या आप जो भी सेल्फिश मोटिव्स है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ बाधाएं मत क्रिएट करो। ये जो है, ये ऐतिहासिक जो है युद्ध है, हिस्टोरिकल जो है ये बैटल है। ये हजारों सालों से अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकला और हम ही लोग अगर जो है इस तरह की हरकतें करके अपनी ही फाइट को कमजोर करेंगे, तो सामने वालों को इसका एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये अभी इशू ऐसा है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या डायमंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमानेंटली। आज जो आंदोलन हो रहे हैं, जो मोमेंटम हो रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है, ये सही में सराहनीय बात है। लोग यूनाइटेड हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं और एक दूसरे को जो है समझ रहे हैं। ऐसे इसमें जो है, जो इस तरह के जो कुछ एक्टिविटीज होते हैं ना, तो उनकी यूनिटी को भी जो है अटैक कर लेते हैं, तो वो भी बिखर सकते हैं। तो हमें ये प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि जो हम जानते हैं कि ये इश्यू को सर्वप्रथम सॉल्व करने की कोशिश अनागरिक धम्मपाल ने किया था 1891 में। और उसके बाद में जो है उन्होंने बहुत प्रयत्न किए और आखिर जो है वो एक्ट जो है 1949 का, उस पर समझौता करना पड़ा। लेकिन संविधान के पहले करना पड़ा, क्योंकि वो स्थिति अलग थी। उस समय संविधान नहीं था। क्योंकि जो भी हो, उन्होंने प्रयत्न किया। अब उनकी जो लिगेसी है, अपने को कंटिन्यू करना है। बाबा साहब ने जो है हमको 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी। पहली दफा हमको समझा कि भगवान बुद्ध का धम्म क्या है, उनकी जो देशना है, धम्म देशना है, हमको समझ में फर्स्ट टाइम आई। तो बाबा साहब ने जो है बहुत ऐतिहासिक काम किया। यानी महाबोधि महाविहार से जो कनेक्टेड जो है, जिन्होंने ये संघर्ष में पार्टिसिपेट किए, तो
अनागरिक धम्मपाल के साथ साथ बाबा साहब का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां कंट्रीब्यूशन है कि आज उनके कारण हम फाइट कर रहे हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता भगवान बुद्ध की देशना क्या है। तो ये जो है, ये लीगेसी जो है, इसको कंटिन्यू रखना और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये मकसद होना चाहिए। तो बीच में जो है भंते सुरेश साई जी ने आंदोलन किया 92 में, तो ये मोमेंटम आया। लेकिन वो मशाल जो है वो बुझ गई बीच में, ठीक है। अब हमने फिर से मशाल जो है जलाई है, और इसमें सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जितने भी भिक्षुगण हैं, जितने भी जो है यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भंते सुरेश साई जी तो मेन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उनके साथ में जुड़े हुए आकाश लामा जी और जो भी भंते भिक्षुगण हैं, जो भी उपासक उपासिका है, ये सब अप्रिशिएबल इसलिए है क्योंकि ये मशाल जली है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, मशाल जली है लेकिन वो भी अभी थोड़ी फड़फड़ा रही है। कारण ये है कि जब तक हमने देखा कि महाबोधि महाविहार के लिए बुद्ध गया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और लगातार अभी 6-7 महीने से प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि बीच में आकाश लामा जी के साथ में जो विनाचार्य थे, या फिर करुणाशील भंते राहुल थे, या अन्य कोई लोग थे, उनमें बिखराव हुआ। वो लोग अलग चले गए, आकाश लामा जी अलग चले गए। फिर उसमें वो भंते सुमित रत्न एक लखनऊ वाले, वो अलग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 3 अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो इससे ये जो बिखराव हो रहा है, जो एक इम्पैक्ट उस समय हुआ था, बिहार की विधानसभा में आवाज गूंजी थी, संसद ने आवाज गूंजी, नेता प्रतिपक्ष जो है राज्यसभा के खरगे जी, उन्होंने आवाज उठाई, काफी लोगों ने आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है, ये आपस में जो मनमुटाव है या जो मतभेद है, इससे कमजोर हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। और देखिए, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश जो रूल था, उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, एग्जैक्टली। यहाँ हमारे जितने भी बुद्धिस्ट भिक्षुगण हो, चाहे बुद्धिस्ट जो है उपासक उपासिका हो, अगर इनमें ही मनमुटाव होगा, इनमें ही भेदभाव होगा, इनमें ही झगड़े होंगे, तो ये जो है हम डिवाइड हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये डिवाइड अगर हम होते हैं और डिवाइड होकर जो है प्रयत्न करते हैं, तो हमको जो है ताकत से फाइट करने का मौका नहीं मिलता। इसका एडवांटेज जाता है वो अपोनेंट को, कि ये आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही झगड़ते हैं। तो ये क्या इतना बड़ा भव्य जो पर्पस है, जो हजारों सालों के लिए जो है, ये जनरेशन टू जनरेशन के लिए जो है, ये अगर मुक्त हो गया महाबोधि महाविहार, तो ये इतिहास हो जाएगा। इतिहास हो जाएगा। ये इतिहास घटाना है अपने को, तो इस तरह से जो है डिवाइड नहीं होना है। अभी भी समझदारी का काम जो है हो सकता है कि आप जो है फिर से ऑर्गेनाइज हो जाओ, एक हो जाओ, सभी को एक करो, अभी फिर से स्ट्रेटेजी बनाओ, मिलकर बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अकेले मिलकर बनाऊंगा, आप सभी आओ, मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ऑर्गेनाइज प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार से हमको एक्शन लेना है वो डिसाइड करेंगे। और इसके बाद में कभी भी जो है ये मिस्टेक ना हो कि म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, जैसे अभी हुई है, कि हमारा एक इंप्रेशन रखा गया है कि नहीं, आपके परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करेंगे और कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी जो है बाजू जो है हमारी अपने कंट्रोल में है। हम उस केस को भले ही 30 अक्टूबर की डेट दिखा रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करेंगे कि ये मैटर जो है हमारा जल्दी से जल्दी आप जो है फिक्स डेट देके लगाइए। लेकिन उसके बाद में हम ये नहीं चाहते कि फिर से कोई मिस्टेक करें। मिस्टेक हो चुकी है, और दोहराई जाएगी तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। फिर अगर जो है, देखिए नारा तो यह है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी मिली है और ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जरा सा भी अगर आपने मिस्टेक किया और अब आप हार गए हो, और आप अगर रिस्पॉन्सिबल हो, तो इतिहास आपको जो है ना माफ नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी जो है हमें एक मिलकर, सबने मिलकर जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे जीत सकते हैं केस को, ये स्ट्रेटेजी बनाकर हमको मिलकर काम करना चाहिए। विजयी जो है वो पक्की है। सिर्फ जो प्रोसीजरल जो हो रहा है उसमें गलतियां हो रही है। विजय जो है वो पक्की है। यानी एंड रिजल्ट जो है, जो एंड रिजल्ट हम देखते हैं वो हमारे फेवर में है।
लेकिन वो सीढ़ियां जो चढ़ रहे हैं तो कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, तो ये साथ में चलना पड़ता है, तब जाकर मंजिल डेस्टिनेशन मिलती है। बिल्कुल साथ में चलना पड़ेगा, तब जाकर मंजिल डेस्टिनेशन मिलेगी। और जैसे भी है, एक बौद्धिक क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट में जब फाइट करना है तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे फाइट करनी होती है, आंदोलन का एक अलग पार्ट होता है। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कतें हैं कि वहाँ कोई इंटरवेंशन लगा लेता है, शैलेश नायडू जी की कोई परमिशन नहीं लेता, उनसे कोई बात नहीं करता, और देन इस तरह से मिस्टेक हो जाती है कि एकदम 30 अक्टूबर की डेट मिल जाती है। तो ये जो भी ये लोग कर रहे हैं, कृपया ऐसा मत कीजिए। आपके पास में एडवोकेट शैलेश नायडू जी का नंबर है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, बनते सदस्य जी से आप बात कर सकते हैं, उसके थ्रू आप आगे जाना चाहिए। अगर इस तरह की गलती करेंगे तो जीत हमारी सुनिश्चित है, लेकिन उस जीत को आप जो है अवरोध क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अंतिमतः सभी से यही गुजारिश करूंगा कि एडवोकेट शैलेश नारनवरे जी, एडवोकेट श्रेयस डंबारे जी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में परस्यू कर रहे हैं, और 1992 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बनते ससाई जी ने उस समय ये केस दायर की थी। 2013 में इसका फाइनल हियरिंग होना था, 2018 में होना था, तब से लेके डिले हुआ। लेकिन आंदोलन के बाद 2025 में जब ये केस बोर्ड पे आई थी, तब कुछ लोग इस तरह से मिस्टेक करके, गलतियां करके जो है इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद ये मत कीजिए, एडवोकेट शैलेश नारनवरे जी से संपर्क कीजिए, यही मेरी गुजारिश है। और अंतिमतः शैलेश जी को मैं यही कहना, यही एक मेरा सवाल रहेगा कि अब समन्वय कैसे स्थापित किया जाना चाहिए और हमें आगे जाना है। तो ये जो एंटी एलिमेंट्स भी होते हैं कुछ कुछ, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के भी थोड़ा सा उपाय कौशल्य ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इस पर क्या अंतिम टिप्पणी करेंगे? इस पर जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इंटरवेनर्स है और उनके जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने जो है मुझसे बात करनी चाहिए और हमारी मीटिंग होनी चाहिए। यानी अगर अभी जो है 20 इंटरवेनर्स है, 20 और आने वाले समय में ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा है कि उनको पब्लिसिटी मिलना चाहिए और उनका नाम ऑर्डर में आना चाहिए, जजमेंट में आना चाहिए, इतिहास होगा और उनको जो है दिखाना है कि हमने भी कुछ किया। जो भी रीजंस हो उनके, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी हो, मोस्ट वेलकम। मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मेरी शक्ति और बढ़ेगी, हमारी शक्ति और बढ़ेगी। इसमें 2 इंडिपेंडेंट जो है रिट पिटिशंस फाइल हुई है, तो एक तो जो है वो मर्ज हो गई है, और दूसरी और एक जो पिटीशन जो है ये सोमवार को लगी थी लास्ट वाले, और वो कोई बॉम्बे का एक ग्रुप है। और उस पिटीशन में, वो पिटीशन जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश की तरफ ही लगी थी। देखिए, अब आपको एक जो है मैं बात बताना चाहूंगा कि जो पिटीशन जो 30 जून को लगी थी, एक पहली सुलेखा ताई की, तो वो ताई की पिटीशन उन्होंने डिसमिस इसलिए की है क्योंकि वो अल्टरनेटिव रेमेडी है। और वही ऑनरेबल जज है सुंदरेश जिन्होंने ये पिटीशन को जो है टैग किया। अच्छा, उन्होंने डिसमिस किया, उन्होंने टैग किया। जी हाँ। अभी जो है पॉइंट हमारा ये है कि जो वेपन हमारे अपोनेंट्स हमारे खिलाफ में यूज करने वाले थे कि ये अल्टरनेटिव रेमेडी है और हाईकोर्ट में इनको जो है लेकर जाओ, अब वो नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। अभी उसी ऑनरेबल जज ने टैग किया है, तो अभी उसका जो है वो इफेक्ट ही खत्म हो गया। तो मेरी तो ये भी सजेशन है कि वो सुलेखा ताई ने रिव्यू पिटीशन करना चाहिए और टैग करना चाहिए। हालांकि उन्होंने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन किया है, मोस्ट वेलकम। और ये जो नई जो पिटीशन जो आ रही है, उनके जो प्रेयर्स है, उनके जो पॉइंट्स है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। उनके जो ग्राउंड्स है, ये सब हमको समझना बहुत जरूरी है कि हमारी पिटीशन के जो ग्राउंड्स है, हम जो अमेंडमेंट पिटीशन जो किए हैं, हमारे उसके ग्राउंड के साथ इनका मैच होता है क्या, या इनके अलग ग्राउंड्स है। क्योंकि हमको जो आर्गुमेंट करना है वो किस पॉइंट्स पर करना है, इनको किस पॉइंट्स पर करना है। तो ये जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। अब हमने एक देखे कि जो सोमवार को पिटीशन एक लगी थी, उसमें एक प्रेयर ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाना चाहिए, सेंट्रल लॉ। अच्छा। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि ये प्रेयर कैसे हो सकती है वहां। यानी फिर से जो है तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी लिख के दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो कैसा है कि अगर हमको जो है उन्होंने समझा, कांटेक्ट किया होता, पूछा होता, तो इस तरह की जो प्रेयर्स होती है, जो होती है, जो आप फिर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट
को पावर दे रहे हो, कंट्रोल दे रहे हो कि आप लेजिस्लेशन बनाओ। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 49 का बनाया, यस, टेम्पल एक्ट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जो बनाने की प्रोसेस में जाएगी तो कंट्रोल क्या हमारा रहेगा उस पर? नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो प्रेयर्स होती है ना, वो फ्रूटफुल नहीं होती। बिल्कुल, हाँ। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि यार ये प्रेयर क्यों डाला इन्होंने, वो प्रेयर क्यों डाला, तो उससे फिर जो है ना हम जो है थोड़े से ये हो जाते हैं। Distract हो जाते हैं, और जज को जो है, जज को तो अच्छा ही है कि जज को डायरेक्ट जो है वो महाबोधि टेम्पल एक्ट 49 क्रैश करने के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन दे नहीं सकते, पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम होता है, वो सॉवरेन पावर्स होते हैं उनको। तो इन सुप्रीम कोर्ट का जो विशेष जो रोल होता है टू इंटरप्रेट द लॉ, एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, इलीगल है, वो। लेकिन लेजिस्लेशन बनाने का डायरेक्शन नहीं देता कोर्ट। तो ये डायरेक्शन वहां पर जो है दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दो कि सेंट्रल लॉ बनाए। ये सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग का। जैसे भी मन में आता है वैसे लिख लेते हैं जी हाँ, ये गलत है। तो इससे कॉम्प्लिकेशंस और खड़े होते हैं। हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि महाबोधि टेम्पल एक्ट 49 इसको आप रिपील करो, ये वॉइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म करो टोटली। बिल्कुल, ये प्रीमियम डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो कुछ भी आसपास में जो एंक्रोचमेंट्स है, राइट, मठ है, महंत की जो प्रॉपर्टीज है, यानी महाबोधि महाविहार की जो 4 दीवारी के जो कॉर्नर्स है, उसका तो कंट्रोल चाहिए अंदर का, बाहर का भी चाहिए, बाहर का परिसर का जो प्रीमाइसेस है वो भी चाहिए हमको। बिल्कुल, उसकी भी हमको जो है वो इंटरनेशनल हेरिटेज चाहिए। हाँ, अगर यूनेस्को ने अगर इसको डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उस लेवल का जो है वो प्लेस होना चाहिए, मेंटेन, प्रिजर्व। तो इसलिए वो ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई अगर पोजीशन में वहां पर है फरमान के आधार पर, तो वो उस पर अधिकार नहीं कर सकता। और जब सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वो वहां बुद्धिस्ट वर्शिप हो रही है, और सम्राट अशोक ने सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया है महाबोधि महाविहार कि यहाँ पर भगवान बुद्ध एनलाइटेंड हुए हैं और यहाँ एक्सक्लूसिवली वही प्रैक्टिस चलेगी। आपको पता है सम्राट अशोक के काल में वो जो फैलाव था, वो जो टेरिटरी थी अफगानिस्तान तक थी, वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी, ग्रीस तक थी, और उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए, उसमें से एक महाबोधि महाविहार है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो जो 84,000 स्तूप जो उन्होंने बनाए, वहां पर भी बहुत एंक्रोचमेंट हुआ है। तो ये जो एक एग्जाम्पल है महाबोधि महाविहार। हमारा कहना यह है कि इसको जो है हमेशा के लिए आप मुक्त करो, कंट्रोल भी दो, मैनेजमेंट भी दो, एडमिनिस्ट्रेशन भी दो, और सब जो हमारा रहेगा एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट का। साथ ही साथ जो है ये प्रीमाइसेस जो है आप उसको वैकेट करो, और गवर्नमेंट जो भी अंडरस्टैंडिंग करेगी या कोर्ट जो भी अंडरस्टैंडिंग करेगा, जैसे बाबरी मस्जिद में किया था, मॉस्क के लिए जगह दे दी, इनको भी जो है आप जो है इनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि भगवान बुद्ध इस पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं। हमारी पहचान ही बुद्ध से, हमारी पहचान ही है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसी जगह में अपने ही देश के लोग इस तरह की अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, सो कॉल्ड हिंदूज, तो ये खुद ही को उनको जो है समझना चाहिए कि हमको यहाँ से विड्रॉ हो जाना चाहिए शांति से। हाँ, शांति से। और इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री या फिर गवर्नमेंट जो है या बड़े बड़े अथॉरिटीज वो आदरणीय महंत जी को कन्विंस कर सकते हैं और उनको जो है समझा सकते हैं कि ये जो है आप इस तरह से जो है सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए, और ये जो भूमि है पवित्र, ये इन्हीं के जो है हम कंट्रोल में देना चाहिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेट ऑफ बिहार ने जो रिप्लाई फाइल किया, और वो रिप्लाई में एक बात उन्होंने एडमिट की है, और थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद में एक कमेटी जो है स्थापित हुई थी, वहां पर जो है सिलोन्स के भी जो है डेलीगेशंस थे, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो उसमें जो है उन्होंने एक पॉइंट एडमिट ये किया
कि इनकी जो मांग है, बुद्धिस्ट की जो मांग है वो जायज है, जस्टिफाइड है, जस्ट है। ये उन्होंने सब एडमिट कर लिया, सब ने एडमिट कर लिया, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे सब ने एडमिट कर लिया, अपोनेंट्स थे उन्होंने भी एडमिट कर लिया। लेकिन धीरे से एक पॉइंट लगा दिया, बट किंतु परंतु, कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है, इसलिए जॉइंट वर्शिप। सिर्फ ये रीजन से जो है वहां पर अभी तक वैसे चल रहा है, जो कि लॉजिकल नहीं है, जो कि लॉजिकल नहीं है। हमने इसके बहुत अध्ययन किया है, 2 महीने अध्ययन किया है, और ये कनिंगम के रिपोर्ट से लेकर जितने भी जो हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस हमारे पास में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिखाने वाले, ये बिल्कुल झूठ है। बाबा साहब ने भी 22 प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा नंबर 5 में बोला कि भगवान बुद्ध विष्णू जे अवतार आहे ते मी हे खोटा है। तो ये बहुत सारी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है जो ये बताते हैं कि ये जो इनकी जो बिलीफ है वो निराधार है, कोई तर्क नहीं उसमें, कोई तर्क नहीं है। इनको सिर्फ एंक्रोचमेंट करना है, इसलिए ऐसे बिलीफ का वो सहारा ले रहे हैं। तो ये बिलीफ को भी हमको दूर करना होगा। ये बिलीफ दूर हो गई तो उन्होंने तो एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हाँ आपका क्लेम तो बिल्कुल सही है। तो मुझे ये लग रहा है कि जब इतनी बाजू अपनी स्ट्रांग है, यहाँ तक कि स्टेट ऑफ बिहार भी कह रही है कि यस भगवान बुद्ध वहां एनलाइटेंड हुए हैं, वो सब आप ही का है, नो डाउट। लेकिन हमारी ये बिलीफ है, इसलिए हम जॉइंट वर्शिप करते हैं। ये सारी जो बातें ये बताती है कि हमारी जो बाजू कितनी स्ट्रांग है लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, और हम जीतने वाले हैं। लेकिन कम्युनिकेशन पुअर है, लेकिन कम्युनिकेशन जो मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इस बात का जो है मुझे थोड़ा सा बहुत रिग्रेट होता है। लेकिन चूंकि चलो मैं ये डंके की चोट पर सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, जब जागो तब सवेरा। अभी भी हम जो है मिलकर काम कर सकते हैं, आपस में मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं, और इस केस को जीत कर ही दिखाएंगे, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस केस को जीत कर ही दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा संकल्प एडवोकेट शैलेश नारायण जी ने यहाँ पे व्यक्त किया है, और मैं उनका साधुवाद भी देता हूँ कि बहुत तन मन धन से, किसी से कोई सहायता न लेते हुए, अपने ही जो है स्वयं स्फूर्ति से जो है वो केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उस केस को लड़ रहे हैं। और ये जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो आ रही है उनका स्वागत है, लेकिन सर की अनुमति के बिना आप प्लीज कुछ भी इस तरह से इंटरफेयर मत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, संवाद कीजिए, और उसके बाद आगे जाइए। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली जो आज एक बेहतर स्थिति बनी है वो कमजोर भी हो सकती है। और ये एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं, इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं कि जो हमको कमजोर करने में लगे होते हैं। एक तरफ तो जहां पे आंदोलन को भी कमजोर किया गया, अलग अलग 3 ग्रुप बन गए, वहीं पे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह से कमजोर करने की साजिश भी हो रही है। तो ये प्लीज मत कीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज आपको माफ भी नहीं करेगा, और फिर आपको देखेगा कि कौन है जो इस केस को कमजोर कड़ी कौन है जो ये कर रहा है। तो प्लीज आप ये जो हिस्टोरिकल सदियों से, सालों से चलती हुई जो लड़ाई है, जो आज एक मुकाम पे आके खड़ी हुई है, जहां पे उम्मीद जगी है कि हम लोग, हमारे जो बिलीफ है, हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, ये साबित हो सकती है, हम जीत सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है स्वार्थ के कारण, या कुछ लोग जो है अपनी राजनीति को चमकाने के कारण, या कुछ लोग जो है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के कारण ये तुले हुए, या कुछ लोग उनके खेमे में जाके भी इस केस को कमजोर करने में लगे हुए। तो ये सबके ऊपर नजर है, निगाह है, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। एडवोकेट शैलेश नारायण जी और भंते ससाई जी के माध्यम से जो, और शेष डंबारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, इनके माध्यम से इस केस को बहुत ही हाईली अच्छे तरह से परस्यू किया जा रहा है। आप उनका ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, उनको सहयोग दीजिए, साथ कीजिए। किसी भी प्रकार से इस तरह का मिसबिहेव मत कीजिए, मिसकम्युनिकेशन मत कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए। आपके ऊपर नजर है। धन्यवाद। आप बने रहिए आउटडेट के साथ में। जय भीम।